राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। भारत विकास परिषद मध्य प्रांत का दायित्व ग्रहण समारोह राजसमंद में हुआ संपन्न। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत का दायित्व ग्रहण समारोह राजसमंद के देव हेरिटेज गार्डन में आयोजित हुआ। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डीडी शर्मा ने प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में गोविंद प्रसाद सोडानी को, प्रांतीय महासचिव के रूप में आनंद सिंह राठौड़ को एवं वित्तीय महासचिव के रूप में स्वयं प्रहलाद को दायित्व ग्रहण कराकर पद, गरिमा एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा ने कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी को एवं शांतिलाल पनगाड़िया ने प्रकल्प प्रभारियों एवं सह प्रकल्प प्रभारियों को शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान मध्य प्रांत के अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, विजयनगर, सावर सहित कुल 22 शाखाओं के कुल 150 सदस्यों ने दायित्व ग्रहण किया। दायित्व ग्रहण समारोह के दौरान नहीं, महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देव महाराज ने अपने उद्बोधन में भारत की अखंडता और प्रभुता पर अपने विचार व्यक्त किए। इसी दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाही डॉक्टर शंकर माली ने भी सभा को संबोधित किया। परिषद ग्रहण समारोह में स्थानीय विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी समारोह में शिरकत की। प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने शाखा की संख्या बढ़ाने के साथ साथ निर्धन व असहाय बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। नवनियुक्त महासचिव आनंद सिंह राठौड़ ने अगले वर्ष की भावी कार्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वित्तीय महासचिव स्वयं प्रहलाद ने प्रांतीय आय व्यय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में प्रांतीय संगठन मंत्री दिनेश मित्तल ने आए हुए सभी अतिथियों और शाखा सदस्यों का आभार प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट दिनेश वैष्णव। लेकिन फिर हमें किसी संगठन की जरूरत क्या है, हम खुद ही कर लेंगे? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सतयुग की कोई घटना किसी को याद हो तो बताओ। कोई घटना याद हो? कोई याद नहीं है, क्योंकि सतयुग में सत्य का महत्व था, और जब झूठ है ही नहीं तो फिर सत्य क्या है? जो है वो बात है, सत्य क्योंकि असत्य कुछ है ही नहीं। इसलिए आपको सतयुग में सब कुछ सफेद था, सब कुछ स्पष्ट था, सब कुछ अच्छा था, तो आपके पास याद रखने योग्य भी कुछ नहीं है। महाभारत का आपको याद है, द्वापर का, रामायण आपको याद है, भगवान श्री राम की सतयुग की सती की कथा का नाम सुना होगा, अच्छे से वो भी नहीं आती। हरिश्चंद्र का नाम और कोई छोटा सा प्रधान सुना होगा, उसके ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सत्य का है। फिर आया हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में मंत्रों की शक्ति थी। देखा होगा रामचंद्र जी दीप चलाते तो पहले 3-4 मिनट मंत्र बोलते थे, क्योंकि पिक्चर वालों को जो बताया जाता है उसी की पिक्चराइजेशन होता है। सबने रामायण सीरियल ही देखी है, किसी ने पढ़ी है तो बता दो ना, एक हाथ उठाओ ना कि रामायण पूरी पढ़ ली। बहुत अच्छी बात है, भाई साहब को सुन के देख के मुझे प्रसन्नता हुई। फिर आई द्वापर। द्वापर में थी शस्त्रों की शक्ति, शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, पता नहीं कौन कौन से इंद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, पता नहीं कितने कितने इस तरह के अस्त्र थे, उनकी शक्ति थी। उनकी की शक्ति से युद्ध लड़ा गया, यही हुआ था। कलयुग के लिए लिखा है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग की शक्ति संगठन में निहित होगी, तो किसी न किसी संगठन में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब शक्ति संगठन में, और ये समझ में भी आता है, आप क्या करोगे? किसी को अगर कोई सेवा करोगे तो एक आदमी की आवश्यकता पूरी कर दोगे, 2 की पूरी कर दोगे। छोटा सा उदाहरण दूं, आपके अपने रीजन का दे देता हूं। कोरोना काल में हमने 4.5 करोड़ का भोजन और छोटे मोटे कामों पे खर्च कर दिया। हमने से कोई अकेला है क्या ऐसा जो 4.5 करोड़ ऐसे ही खर्च कर दे? लेकिन हम सबने मिलकर कर दिया। किसी का 10 रुपया होगा उसका, किसी का 100 रुपया होगा, लेकिन पुण्य सबको बराबर मिलेगा, क्योंकि उस यज्ञ में सबकी आहुति समाहित है। और हमने पूरे राजस्थान को एक कठिन दौर में मदद करने का प्रयत्न किया, और हम सफल भी रहे, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है।
परिषद जैसे कई और भी होंगे जिन्होंने भी मदद की होगी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया, मतलब हमारा सहयोग सफल है। योजना का निष्पादन हमें करना है, तरीके से अपनी योजना का निष्पादन करें। निष्पादन करते हुए अगर हमें कोई परिस्थितिवश कोई परिवर्तन करना पड़े तो हमें उस परिवर्तन को भी तुरंत कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए हम यहाँ आए, महाराष्ट्र के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, हमने वो कोई एक तख्त लगाया था, अगर आपने देखा हो तो साइड में एक तख्त लगाया। सचिव को जो भी कार्य वो करता है अपने क्षेत्र में वह प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करे। जैसा आदरणीय ने बताया पूर्व में, प्रोटोकॉल क्या है, मंच पर एक संयमित संख्या होनी चाहिए। संयमित संख्या के साथ में अगर राष्ट्रीय दायित्वधारी उपस्थित है तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय दायित्वधारी एक मंच पर होना चाहिए। क्षेत्र के अगर दायित्वधारी हैं तो वो भी मंच पर होने चाहिए। अगर एक से अधिक ये संख्या है कि हमारे पास किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के या क्षेत्र स्तर के दायित्वधारी एक से अधिक हैं, तो जो वरिष्ठता के क्रम के अनुसार जो सबसे ज़्यादा अधिक वरिष्ठ है उन्हें हमें मंच पर सुशोभित करना चाहिए। और प्रांत की ओर से भी एक इसमें अपेक्षित रहता है। शाखा के कार्यक्रम में अन्य मतलब किसी भी स्तर पर वरिष्ठता के अनुसार हमें एक आदमी को मंच पर सुशोभित करना चाहिए। जैसा पवन जी बांगड़ साहब ने बताया, एओपी हमें बनाना ही बनाना है और हमें नियमों का पालन करना ही है। तो मुख्य भूमिका वित्त सचिव की रहती है, लेकिन उसमें सहयोग सचिव महोदय को भी करना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय को भी करना पड़ता है, अन्य साथियों को भी करना पड़ता है और मुख्य रूप से सचिव की इसमें भूमिका रहती है। सचिव का और मुख्य रूप से अपने कार्यकारिणी की बैठकें, जैसा आप जानते हैं कार्यकारिणी की बैठकें, कोई भी कार्यक्रम अगर उन्हें निष्पादन करना है तो उसकी योजना जो बनानी होती है तो कार्यकारिणी की बैठक उन्हें हर महीने 1 से 15 तारीख के बीच में करनी चाहिए। अगर महीने के पहले 1 से 15 तक वो अपनी कार्यकारिणी की बैठक करें और 16 से लेकर 30 तक सामान्य सभा की बैठकें आयोजित करें। अगर इन सामान्य सभा की बैठकों में और कार्यकारिणी की बैठकों में क्या अंतर होता है, कार्यकारिणी की बैठकों में आप किसी भी कार्य की योजना बनाएंगे और सामान्य सभा की बैठकों में उन योजनाओं को अपने सदस्यों तक प्रेषित करेंगे और उसका निष्पादन हम कर पाएंगे। रहेगा कि वो घर में ऐसा वातावरण बनाए जिससे बालकों में अधिक से अधिक संस्कार और देश राष्ट्र भक्ति की जो भाव है वो अधिक से अधिक जागृत हो। दूसरा विषय आता है हमारा सामाजिक समरसता वाला। तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है समानता के आधार पर जीवन जीने का। क्यों? क्योंकि सब में ईश्वर का वास है। कहा है एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं उससे बहुत हो जाऊं। उस बहुत होने के लिए क्या किया? ये सब शरीर धारण किया और उसमें उस ईश्वर का अंश के रूप में क्या है? तो हमारे अंदर वो आत्मा है। उस आत्मा के कारण से जब ईश्वर का अंश सब में मौजूद है तो फिर कार्य करने के आधार पर उनके साथ में भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों हो सकता है? वो पोछा लगाने वाली बहन, उसमें ईश्वर का अंश नहीं है क्या? वो माता जो है हमारे उस छोटे से बच्चे के मलमूत्र को जो है साफ करती है, वो नाली साफ करती है, वो झाड़ू लगाती है, क्या उसमें ईश्वर का अंश नहीं है? क्या वो सबका झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति होगा या बहन होगी, क्या उसमें ईश्वर का अंश नहीं है? क्या कपड़ों के जो है इस्त्री करने वाले हैं उनके मन में या उनके शरीर में वो ईश्वर का वास नहीं है क्या? जब ईश्वर का वास सब में है तो प्रकृति के प्रत्येक जीव के साथ व्यवहार हमारा जो है वो संतुलित व्यवहार और समान व्यवहार चाहिए। ये मन की जब वही काम घर परिवार का सदस्य कर रहा है तो फिर वो तो हमारे लिए अछूत नहीं है और वही जो काम जो है कोई दूसरा कर रहा है तो वो अछूत हो। इस मन की स्थिति को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक संवाद करने पड़ेंगे, अधिक से अधिक लोगों के मन को ऐसा व्यापक बनाना पड़ेगा और व्यापकता के काम के लिए करना किसको है? हम सभी कार्यकर्ता, सभी संगठन के लोगों को काम करना पड़ेगा। तीसरा है अपना पर्यावरण, चौथा है स्वदेशी को लागू करने के लिए जो आपको करना चाहिए वो सब करना पड़ेगा और आप सब लोग कर ही रहे हैं। केवल मैंने इस ओर में आपका ध्यान आकर्षित किया है तो हम सब शक्ति को जागृत करके और लोक संस्कार के लिए लोक संस्कार की ये सब बातें
उसके लिए भी कौन से लोग चाहिए तंत्र में जो। लेकिन मोदी जी का जो नारा है वो पहले अब की बार 400, इसको आप संकल्प होकर के यहाँ से संकल्प लेकर के चले। इस नारे को जो उनके द्वारा दिया गया, मैं अपने आत्म प्रशंसा के लिए बात नहीं कह रहा हूं। संसद में तो ये नारा बहुत बार में दिया गया। पूज्य महाराज श्री के नाम से प्रतिष्ठित अखंड ज्योति स्थल स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ, जिस दिन तीनों प्रांतों का चुनाव का परिणाम आया था, मैं मिथ्या नहीं बोलता, और उसी दिन जो उस मठ का संचालन करने वाले उमेश जी हैं, मैंने उनसे कहा था ज्योतिर्मठ से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर ज्योतिर्मठ की ओर से मैसेज जाना चाहिए। अब की बार 400 एक से उस सभा में रखा। देखो, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं, कोई राजनीति का मुझे ज्ञान भी नहीं है, मैं किसी का प्रचारक भी नहीं हूं, न प्रचारकों के मंडल में हूं। कोई कहे कि नहीं साहब ये तो हो सकता है कि कभी इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली होगी, कोई किसी बैच में रहे होंगे, ऐसा कुछ मत समझ लेना। मैं विचारक हूं, प्रचारक नहीं हूं, मैं विचारक। और विचार एक बात का रहता है, हमारा ये राष्ट्र, हमारा ये देश, ये भारतवर्ष समृद्धता को प्राप्त हो, ये खुशहाली को प्राप्त हो, समाज से दैन्यता का पलायन होना चाहिए, समाज में निर्भीकता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और समाज में एक नया उत्थान दिखना चाहिए। देश की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं की रक्षा हमारे लाखों नौजवान करने के लिए खड़े हुए। हमारी सीमाएं सुरक्षित आज आप सब अनुभव करते हो, लेकिन हम भारत विकास परिषद के समस्त पदाधिकारियों से, केंद्रीय महामंत्री जी से एक अपना अनुरोध करना चाहते हैं। देश की सीमा सुरक्षित हो गई, लेकिन इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए देश को एक सीमित होता है कि, लेकिन राष्ट्र वह जिसमें रहने वाले संस्कारों से अपने को सुरक्षित करें, हमारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व हो, हमारा परिवार के प्रति उत्तरदायित्व हो, उससे पहले हमारा अपने, तो हमारा ये राष्ट्र बचेगा, हम बचेंगे। और संस्कृति कोई अंतर नहीं होती है, ध्यान रखना। और वो संस्कृति हमारे संस्कार का विषय है। संस्कार के रूप में हमारी संस्कृति व्यवहार में दिखाई पड़ती है, और आज किसका अभाव जैसा हमको दिखाई पड़ता है, संस्कारों का अभाव दिखाई पड़ता है। हम अपने को किस तरह से समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आज समाज के अंतर्गत रहता हूं, लेकिन उसमें मैं अनुभव करता हूं, एक पीड़ा का अनुभव करता हूं। और वो पीड़ा क्या है? वो पीड़ा ये है, यहाँ पूरे दिन भर एक तपस्या के रूप में कार्य किया है, तो निश्चित रूप से आप कुछ ग्रहण करके जाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है, मानना है। तो हम इस ग्रहण करने की शक्ति को अपने आप में फॉलो करने का प्रयास करें, फॉरवर्ड न करें।
मैं बिना भूमिका के आगे बढ़ गया था। माँ भारती के चरणों में सत नमन, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को नमन, में सत नमन। परम श्रद्धेय मार्गदर्शक और हमारे इस क्षेत्र के दूसरी कार्यकर्ता के रूप में चुने जाने वाले राष्ट्रीय महामंत्री श्रद्धेय दुर्गा देवी शर्मा, जो कि हमें बहुत ही स्नेह और प्यार के साथ कार्य करने को प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे ही हमारी इस राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमान त्रिभुवन जी भाई साहब, माननीय शंकर जी भाई साहब और सम्मानित मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, 17 मार्च के बाद से मैं अपने आप को इस बात से ये नहीं कहूंगा कि पूरा परिषद के समय लगा करके इस नवीन कार्यकारिणी का तय करना और आप सभी के कार्यकर्ताओं के साथ आज का ये स्वरूप देने के लिए प्रयास करना, हमारे प्रांत के दायित्वधारियों ने ऐसा किया है, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मेरा आप सभी से इस बार यही निवेदन रहेगा कि जैसा हमारा पूर्व में नारा आ रहा है सदस्य संख्या की वृद्धि में, तो ये आप सभी के कंधों पे भार है। हम तो एक ऐसा नेतृत्व दिया है उसको संभालने का, तो हम संभालेंगे, परंतु आज से प्रण लेकर के जाइए कि हमारी शाखाओं में शाखा के सदस्यों की वृद्धि होगी, कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे। क्योंकि जैसा अभी स्वामी जी ने भी कहा है कि आप अभी तक छोटे छोटे कार्य करते हुए या रामलला का मंदिर बन गए हो इसलिए आप प्रसन्न हो, या हमने भारत विकास परिषद का कुछ गए साल कुछ अवार्ड प्राप्त कर लिया इसलिए हम प्रसन्न हैं, ऐसा सोच करके न रहे। हमें अभी और कुछ कार्य करने हैं, विकास की गति को और बढ़ाना है, समाज के उन बंधुओं तक चलना है जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। अनेक ऐसे क्षेत्र छूटे हुए हैं जहां भी अभी समाज को हमारे समृद्ध जैसी कार्यकर्ता बंधुओं की आवश्यकता है। इसलिए छोटी सी छोटी बस्ती में हम किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, क्या हम उनको पढ़ाने लिखाने का काम कर सकते हैं, क्या हम सेवा के कार्य कर सकते हैं, उनको उस तरह की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपने ऐसा काम किया तो और बहुत आगे बढ़ेंगे। कल ही का उदाहरण है, मैं भीलवाड़ा में छात्रावास के इस गतिविधि को देखता हूं जहां घुमंतु छात्रावास पढ़ते हैं। 7 साल के 12 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का कार्य है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि यह तो एक संघ की योजना से कार्य चल रहा है, क्या भारत विकास परिषद का ऐसा भी एक प्रकल्प चल सकता है क्या कि हम छात्राओं को पढ़ाने का काम करें और उन छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम करें जो सामान्य बस्ती में रहते हैं और केवल कचरा बीनने में रहते हैं या झाड़ू बनाने में रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। ये कहते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है कि विगत 8 महीनों से ऐसा एक छात्रावास चल रहा है और उसमें 4 माह से उनके पीछे पड़ करके और कार्यक्रम उन बालकों को इतना तैयार किया, आज वो अपने घर जाने को इच्छा नहीं करते हैं कि हम ऐसे ही छात्रावास में रह करके पढ़ाई करें और अध्ययन करें। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि जैसे हम संस्कारों की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें हमारे यहाँ पर इस प्रकार का प्रकल्प चले, ऐसा